नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हुंकार में। बंगाल में चुनाव के ऐलान से पहले राजनीतिक वार पलटवार जो है अब तेज हो गए हैं। आज पीएम मोदी ने अपने बंगाल दौरे में फिर से ममता सरकार पर निशाना साधा। हुगली में उनकी रैली थी। रैली में तुष्टीकरण से लेकर कट मनी तक पीएम मोदी ने ममता सरकार को चारों तरफ से घेरा। सोनार बांग्ला का सपना भी दिखाया। लेकिन इस राजनीतिक वार के अलावा आज सीबीआई और ईडी की जांच पर संग्राम छिड़ा हुआ है। आप ये समझ लीजिए कि ममता बनर्जी के दो बहुत ही करीबी लोगों के परिवार पर केंद्रीय एजेंसियों की जांच की आज पहुंच गई है। एक तरफ ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी और दूसरी तरफ ममता के बहुत ही करीबी मंत्री फिरहाद हकीम। सीबीआई ने अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा को पूछताछ के लिए बुलाया। उधर रुजिरा की बहन मेनका गंभीर से भी आज सीबीआई ने 3 घंटे की पूछताछ की। ये पूछताछ कोयला तस्करी घोटाले के सिलसिले में चल रही है। दूसरी तरफ मेट्रो डेयरी घोटाले के सिलसिले में फिरहाद हकीम की बेटी प्रियदर्शनी को प्रवर्तन निदेशालय ने नोटिस भेजा है। दोनों फिर बता दूं, एक राइट हैंड है, एक लेफ्ट हैंड है। आज की हुंकार बंगाल में चुनाव से पहले सीबीआई की इसी जांच पर। लेकिन मैं चाहती हूं पहले आप इस रिपोर्ट को देखकर पूरे मसले को समझ लीजिए। जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। टीएमसी का एक ही नारा है, भतीजा बढ़ाओ। खाली भतीजा बुआ। और आपका लड़का क्या है? हम लोग बहुत खराब है ना, बंगाल में है। आपका लड़का क्या, इतना रुपया कहाँ से आया? बंगाल में चुनाव का ऐलान अब किसी भी वक्त हो सकता है, लेकिन उससे पहले सीबीआई ने एक साथ ममता के करीबियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सीबीआई ने रविवार को अचानक ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर पहुंचकर उनकी पत्नी रुजिरा को समन दिया। कोयला तस्करी घोटाले के सिलसिले में सीबीआई रुजिरा बनर्जी से पूछताछ करेगी। रुजिरा से पूछताछ से पहले सीबीआई आज उनकी बहन मेनका गंभीर से पूछताछ के लिए पहुंची। अभिषेक बनर्जी के अलावा ममता के एक और करीबी फिरहाद हकीम पर भी शिकंजा कस गया है। मेट्रो डेयरी घोटाले के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय ने फिरहाद की बेटी प्रियदर्शनी को नोटिस भेजा है। केंद्रीय एजेंसियों की ताबड़तोड़ कार्रवाई के बाद तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी बाहरी लोगों को लाकर दबाव बना रही है। BJP is trying to bring outsiders to put pressure on us. The outsiders include Prime Minister Modi and Home Minister Amit Shah. So it has become a fight between the Bengalis and the outsiders. Mamata Banerjee is leading the Bengalis. दीदी जो है ये दीदी देश का संविधान वो फॉलो नहीं करती है। वो अपने आप में एक संविधान है जो बंगाल में वो चलाती है। तो इस हिसाब से शायद बंगाल का जो अभी का वातावरण है इज़ जस्ट लाइक पाकिस्तान। तो हो सकता है कि अगर कोई पाकिस्तान नागरिक हो, पाकिस्तान में रहने वाला हो, तो उसके नज़रिए से कोई भी इंडियन बाहर ही लगेगा। उधर बीजेपी ने अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी की नागरिकता पर भी सवाल उठाए हैं। उनकी पत्नी बाय बर्थ थाई नागरिक है। वही अभिषेक बनर्जी की पत्नी अभिषेक बनर्जी ने एफिडेविट में कहा है कि वो इंडियन सिटीजन है। तो कौन सही बोल रहा है, इस प्रश्न का उत्तर अभिषेक बनर्जी को ही देना चाहिए। तो पुराना आदत है बीजेपी का, अफवाह फैलाना, झूठ फैलाना। और वो कब से सोनिया गांधी का नेशनलिटी लेके सवाल उठाते थे, बाद में तो कुछ साबित नहीं कर पाया। इसमें भी वो कोई साबित नहीं कर पाया। अभिषेक बनर्जी को ममता बनर्जी का उत्तराधिकारी माना जाता है और जिस तरह से सीबीआई ने कोयला घोटाले के सिलसिले में अभिषेक बनर्जी को निशाने पर लिया है, उससे साफ है कि बंगाल की राजनीतिक लड़ाई आने वाले दिनों में और तेज होने वाली है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेट्रो की सौगात जो है वो बंगाल में और ज्यादा बढ़ाने के लिए पहुंचे थे। नवपाड़ा से लेकर दक्षिणेश्वर तक ये मेट्रो रेल लाइन का जो है उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना था। लेकिन सिर्फ मेट्रो लाइन का उद्घाटन है या फिर वहां पर बीजेपी के लिए भी एक राजनीतिक लाइन का उद्घाटन?
के शर्मा साहब प्रवक्ता हैं बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुप्रिया श्रीनेत हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। जितेंद्र तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, टीएमसी के प्रवक्ता हैं। राजीव रंजन साहब जुड़ चुके हैं, जेडीयू के प्रवक्ता हैं। जितेंद्र तिवारी, सबसे पहले शुरुआत आपसे कर रही हूं। ईडी, सीबीआई और तुष्टीकरण, ये तीन बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे जो आज बंगाल की राजनीति में सिर्फ और सिर्फ गूंज रहे थे। देखिए, हमें इसकी उम्मीद थी कि राजनीतिक रूप से ममता बनर्जी का मुकाबला नहीं कर पाने पर कुछ फाउल प्ले हम लोगों को देखने को मिलेगा, लेकिन फाउल प्ले के नाम पर बंगाल की बहु बेटियों को टारगेट किया जाएगा, बहु बेटियों को अपमानित किया जाएगा, ये हम लोगों ने सोचा नहीं था। ये ओछी राजनीति है और इसका जवाब आने वाले दिनों में बंगाल की बेटियां भी देंगी और बंगाल के लोग भी देंगे। राजनीतिक रूप से हमारा मुकाबला जब आप नहीं करते हैं तो ऐसी गंदी राजनीति करते हैं, बंगाल की बहु बेटियों को भी अपमानित। के शर्मा साहब, ये तो मामला सीधा इस तरफ आ गया है कि आप बंगाल की बहु बेटियों पर कहीं ना कहीं आक्रमण कर रहे हैं। देखिए रूबिका जी, जब कोई जवाब नहीं होगा तो इसी ढंग से उसको डाइवर्ट किया जाएगा। सच्चाई ये है कि ये पूरे ये जो भ्रष्टाचार का मामला है उसकी मेरिट पे तो ये बात करने की स्थिति में है नहीं, क्योंकि उसका इनके पास कोई जवाब ही नहीं है। वहाँ तो ये टीएमसी के लोग हाई कोर्ट में भी जा चुके हैं इसके बचाव में और वहाँ से भी खारिज हो चुका है मामला। ऑलरेडी ये इस मामले में एक पूरा जो है सिंडिकेट जो है वो पूरे ट्रैप हुआ है और वो सिंडिकेट पूरी पकड़ में आया है जिसकी जांच पिछले 1 साल से चल रही है और उसके माध्यम से लगातार वहाँ छापे पड़े हैं। जगह जगह पहले 13 छापा पड़े हैं, फिर इसके बाद 32 जगह के में छापे पड़े हैं और छापे के दौरान जो जो लिंक मिलते जा रहे हैं उस लिंक के आधार पर लोगों से जो है संपर्क उसको जो है लिंक करके और लोगों को पूछताछ की जा रही है। तो उसमें यदि अभी तक तो बड़ा छाती पीटते थे कि यदि हमारे विरुद्ध कुछ भी भ्रष्टाचार का है तो आप ले आइए, हमारी जांच क्यों नहीं करते हैं। अब जब जांच हो रही है तब इनके पर जो माता बहन की अस्मिता का प्रश्न बना रहे हैं। जवाब दीजिए। देखिए, चुनाव की घोषणा होने वाली है और इनके सारे जांच के जो अधिकारी हैं चुनाव के पहले ही सक्रिय होते हैं और वो भी एक घर की बहू और एक व्यक्ति की बेटी वहां तक पहुंचते हैं जो तृणमूल कांग्रेस के नेता हो। तो ये कुछ भी करे, आज भी हम छाती पीटते हैं और छाती पीट कर कहते हैं और ऐसी चीजों से हम डरते नहीं। ऐसा दर्द तो हमें झेलना ही पड़ेगा। जहाँ दर्द नहीं साथ सीने में तो खाक मजा है जीने में, तो हम जानते ही हैं। इसकी हम परवाह नहीं करते। अरे भाई जितेंद्र जी, के शर्मा ये कह रहे हैं कि ये प्रूफ थे जो लीड कर रहे थे और इसीलिए उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, इसीलिए वहां पर छापे पड़े जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। कोई रातों रात सपना तो आया नहीं, ये लीड कर रहा था, ये कड़ी वहां पर पहुंच रही थी, इसीलिए पहुंचे हैं। अब इसमें आप अबला नारी, बेटी, बिटिया, बहू ले आएंगे तो ये तो गलत होगा ना। नहीं, आपको क्या लगता है जिन लोगों को बुलाया जा रहा है या क्या बहुत बड़े डॉन है या माफिया है क्या? आज के पहले उनके खिलाफ कोई एलिगेशन है क्या? हाँ। अभी तक जिन लोगों के बारे में शब्दों का प्रयोग ये कर रहे हैं के खिलाफ कोई एलिगेशन है? अभिषेक बनर्जी पर तो बहुत पहले से आरोप जो है वो लगते रहे हैं, बीजेपी उन पर निशाना साधती रही है। ये आरोप कौन लगाते थे? ये आरोप भारतीय जनता पार्टी के लोग लगाते थे। ओके, इसकी पृष्ठभूमि तैयार की गई। ठीक है, मैं इसको थोड़ा और आगे ले जाना चाह रही हूँ। रुकिए, ये सिर्फ महज टीएमसी वर्सेस मोदी है, महज टीएमसी वर्सेस बीजेपी है। रुकिए के शर्मा साहब, सुप्रिया श्रीनेत, लड़ाई एकदम इन दोनों के आमने सामने की है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 महीने में 3रा दौरा कर रहे हैं। आपके सारे बड़े लीडर्स कहाँ हैं? हमारी बारे में नहीं जितेंद्र जी, इससे पहले कि मैं अपने बड़े लीडर्स पे जवाब दूं, मैं 3 सवाल पूछना चाहती हूँ। जी, मेरा टर्न है बोलने का। जी सुप्रिया, इससे पहले कि मुझसे कोई सवाल पूछे, मैं 3 सवाल जरूर पूछना चाहती हूँ अपने पैनल से और खासकर भाजपा से। मैं सवाल नंबर 1 पूछना चाहती हूँ कि हर बार ऑन ईव ऑफ इलेक्शन क्यों ही सीबीआई और ईडी और आईटी एक्टिव हो जाता है? महाराष्ट्र चुनाव था, शरद पवार के पास सीबीआई पहुंच गई, प्रफुल्ल पटेल के पास ईडी पहुंच गई। 16 कांग्रेस एमएलएस पर रेड डाल दी गई कर्नाटक चुनाव के दौरान। जब गुजरात के एमएलएस कर्नाटक में रुके थे, डीके शिव कुमार पर रेड डाली जा रही थी। बिहार का चुनाव होना था तो रेड कांग्रेस के कार्यालय को की गया, लालू प्रसाद यादव को बेल नहीं दी गई। राजस्थान का जब प्रोटेस्ट होने की बात थी
तो अशोक गहलोत के भाई से ईडी पूछताछ करने पहुंच गई, गुजरात एमएलएज को रेड किया जा रहा। तो हर बार चुनाव की शाम पर ही क्यों ये रेडें शुरू होती है, ये पहला सवाल है। मेरा दूसरा सवाल और भी जरूरी सवाल है और इसका मैं जरूर जवाब चाहूंगी। अभी थोड़े दिनों पहले पैमेला गोस्वामी नामक एक बीजेपी की नेता का मामला सामने आया। वो 100 ग्राम कोकेन के साथ पाई गई। उन्हें कैलाश विजयवर्गीय के निकटी पर आरोप लगाया। उनके खिलाफ सीबीआई, ईडी, आईटी, नारकोटिक्स ब्यूरो मुझे कहीं मिला नहीं। के शर्मा जी जवाब दीजिए, उनके खिलाफ क्यों नहीं एक्टिव हुआ? जवाब दीजिए के शर्मा। तीसरी बात नहीं, तीसरी बात भी सुन लीजिए। मैं जवाब तीसरी बात मेरी ये एक सेकंड, उनकी तीसरी बात खत्म। आज एक कोर्ट ने समन किया था डेफेमेशन केस में। नहीं, पहले मुझे बोल लेने दीजिए। अमित शाह जी को आज एक डेफेमेशन कोर्ट ने 22 फरवरी को उपस्थित रहने को कहा था। 22 फरवरी को ही सीबीआई जो रिपोर्ट करती है गृह मंत्री को पहुंच जाती है। आपको लगता है लोकतंत्र है, मुझे लगता है लोकतंत्र का ऐसा दमन हो रहा है कि गला रेत रेत कर हत्या करी जा रही है लोकतंत्र की। के शर्मा ये कर रही है भाजपा की सरकार, हर प्रदेश में करती है, अब वेस्ट बंगाल में भी हो रहा है। अब मैं बोलूं रूबिका जी, कांग्रेस की प्रवक्ता ने बड़े प्रश्न उठाए। हालांकि मुझे उनके प्रश्नों की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो सब कुछ एक्सपोज है, वो सबके बीच सामने है। मैं पूछना चाहता हूं, जब शिव कुमार जी के यहाँ छापा पड़ा तो 300 करोड़ रुपए मिले या नहीं मिले उनके यहाँ से? ये 300 करोड़ किसके थे? जवाब देंगे सुप्रिया जी, ये 300 करोड़ रुपए वहां पर मिले थे या नहीं मिले थे? चिदम्बरम साहब पर जब ईडी का रेड हुआ, उसके केस चले, वो आखिर जेल गए या नहीं गए? ये तो देश के बहुत बड़े वकील हैं, जाने माने वकील हैं, और देश के तमाम बड़े वकीलों को उनके उसमें खड़े हुए। क्यों नहीं आपने वो किया? कैसे जेल में गए वो? आखिर कोर्ट भी जो है वो भी उसमें है क्या? किसी के से प्रभावित है क्या? तो ये आपको यानी जो है केवल घटनाओं को इधर से उधर करने के लिए, क्योंकि जवाब नहीं होता इसलिए आरोप लगा दीजिए ईडी और सीबीआई पर। यहाँ देश में तो सालों 5 वर्ष चुनाव चलते रहते हैं, तो इसका मतलब क्या है? आप लोग सिर्फ झूठ अब एक मिनट सुन लीजिए मुझे, अब मेरी बात पूरी होने। सुप्रिया जी, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। मेरी बात सुनिए, मुझे सारे बॉलीवुड को लाइन में खड़ा। अब मैं जवाब दे रहा हूँ, आप सुनिए, आप सुनिए ना, आप सुनिए, जवाब सुनिए। रूबिका जी, ये तो ठीक झूठ थोड़ी सुनूंगी, आप झूठ मैं जवाब दे रहा हूँ। अच्छा, आप जवाब सुनिए ना। नहीं, झूठ क्या? आपकी बात आप अभी तक सुना, तीनों चीजों को सुना, एक एक करके उनको जवाब देने दीजिए। शर्मा जी 20 सेकंड। रूबिका जी, मैंने ईडी और उसकी बात बताई। अब इन्होंने उस केस की बात कोकीन वाली की। नारकोटिक्स विंग, मैं कहता हूं कि कलकत्ता के अंदर नारकोटिक्स विंग नहीं है क्या? सबसे पहले तो स्टेट नारकोटिक उस पर कार्रवाई करेगी, तो उसमें कौन मना कर रहा है? आप कार्रवाई कराइए, तो आपके पास तथ्य है, सबूत है, तो कार्रवाई करें। ममता सरकार की गवर्नमेंट, एक मिनट, आप जो है ममता सरकार को कहिए ना, आप कहिए, आप समर्थन में खड़े होइए ममता सरकार के। हम तो चुनौती दे रहे हैं आपको, आप आइए ना करने के लिए। आप ममता सरकार के साथ आप मिलकर, भाई स्टेट की नारकोटिक्स, स्टेट की पुलिस है, स्टेट की पुलिस है, स्टेट की असल में मूल मुद्दे से ये भाग रही है। मूल मुद्दा रूबिका जी, आपने इसे पूछा कहां है बंगाल में कांग्रेस? आपने पूछा कहां है बंगाल में कांग्रेस? धरती पकड़ चुकी है कांग्रेस, वहां पर इनके नाम का एक वोट नहीं बचा है। ये मूल क्वेश्चन से भाग रही है क्योंकि पश्चिम बंगाल में इनकी लड़ने की ताकत नहीं है। ये है वास्तविकता। वहां की जनता ने इनको 30 सालों से बाहर निकाल दिया है, इसलिए इनकी ताकत नहीं है वहां पर। ये मूल क्वेश्चन से भाग रही है। आपको तो जनता वहां से ये मैंने तीनों के जवाब दिए आपके, और इसके बाद मैं कह रहा हूँ। शर्मा जी, एक सेकंड, आप रुकिए, आप दोनों रुकिए। सुप्रिया श्रीनेत, बात तो सच है। मेरा जो सवाल मैंने आपसे पूछा था, आपने कहा था 3 सवाल पूछूंगी, उसके बाद इस बात का जवाब दिया जाएगा। मैंने आपसे पूछा, ना नहीं होगा यहाँ पर, ना नहीं होगा। मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। आपको जो सवाल पूछने के शर्मा से पूछिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप वहां दिल्ली में अपने ऑफिस में बैठकर आप हमला बोल रही हैं, अच्छी बात है। मैं कह रही हूँ आपके बड़े सारे लीडर्स कहाँ हैं? राहुल गांधी बंगाल में क्यों नहीं है? प्रियंका गांधी बंगाल में क्यों नहीं है? पी चिदम्बरम बंगाल में क्यों नहीं है? मनीष तिवारी बंगाल में क्यों नहीं है? कहाँ है ये सब? आपने तो सरेंडर कर दिया है सुप्रिया श्रीनेत। जब वक्त आएगा तो हम बंगाल में भी होंगे, जब वक्त नतीजों के बाद बंगाल में होंगे, ईवीएम पर सवाल उठाने के लिए। ममता बनर्जी ने
वेरी अरे गुड। सुनो तो, बात तो सुनो रुबिका, बात तो सुनिए आप। अरे चुप रहिए। अरे वेरी गुड वेरी गुड। वक्त आएगा, अभी वक्त नहीं आया। बंगाल में 2 महीने चुनाव करे के वक्त नहीं आया, ये कांग्रेस का अरे असेसमेंट है। शर्मा जी काहे घुसरिया रहे हो? हाँ। क्यों खिसिया रहे हैं? शर्मा जी खिसिया क्यों रहे हैं? अरे किसी सवाल का सुनिए, जवाब मुझे दे तो नहीं आपके पाए। जवाब पे हंसी राधा छूट गोस्वामी रही पर है, यहाँ की पुलिस जनता भी नहीं हंस रही होगी, लेकिन बम्बई जनता भी को हंस रही को होगी। भेजेंगे। 2 महीने हो गए, 2 महीने बस चुनाव को बात बचे है। हैं और अभी इसी के आपका बाद वक्त रात नहीं बने। आया। वक्त होगी इसलिए नहीं आप आया है। क्योंकि और लोग राजीव रंजन जी, वक्त कब लोग आएगा ही भाई? नहीं है आपके वहाँ पर, कैसे लोग ही नहीं आपकी है। पार्टी भी चुनाव लड़ रही है, आपके नेता वहां पहुंचे या नहीं पहुंचे? जी देखिए, हमारी पार्टी के नेता पहुंचेंगे और हम जिन क्षेत्रों में लड़ेंगे उन क्षेत्रों के लिए हमारे जो प्रभारी हैं वो लगातार निरंतर वहाँ कार्यकर्ताओं के संपर्क में हैं। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, अभी मैं कांग्रेस की प्रवक्ता को सुन रहा था, काफ़ी नाराज़ दिख रही हैं, लेकिन इन्फोर्समेंट एजेंसीज के दुरुपयोग का जो एक काला दौर कांग्रेस के शासनकाल में दर्ज है उसके बारे में उनके पास कोई सफाई नहीं होगी। आज अगर भारतीय जनता पार्टी ने फिरहाद हाकिम की बेटी के लिए के बारे में क्या कहना है आपका राजीव रंजन जी? रुजिरा के लिए या मेनका गंभीर के बारे में बात की, मैंने आपकी बात सुनी और मैंने कभी भी आपको इंटरप्ट नहीं किया। मैं उम्मीद करूंगा कि आप मेरी बात भी सुन लीजिएगा और उसके बाद आप अगर अपनी प्रतिक्रिया देंगी तो मुझे भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। देखिए, बुनियादी सवाल है कि अगर शिव कुमार से लेकर के तमाम नेताओं की फहरिस्त उन्होंने बता दी, वहाँ से पैसे मिले, अगर फिरहाद हाकिम की सुपुत्री का सवाल हो या रुजिरा का सवाल हो या मेनका गंभीर का सवाल हो, अगर कोयला घोटाले का मामला हो या डेयरी का मामला हो, उन मामलों में सीबीआई को कोई दस्तावेजी सबूत मिले हैं तो निसंदेह उन्हें अधिकार है। और आज सीबीआई की साख पर आप सवाल खड़े कर रही हैं। इसी सीबीआई को लेकर के आपका नजरिया आपके शासनकाल में क्या रहा है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है उसका भी स्मरण करना चाहेंगे आप? देखिए, दरअसल पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी के साथ तो आप हैं नहीं, और दरअसल कांग्रेस और टीएमसी का जो वोट शेयर है वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट कर चुका है। कांग्रेस वहां लड़ाई में ही नहीं है, इसलिए इस लड़ाई में आपकी स्थिति पूरी तरह से कहीं ना कहीं कोई औचित्य नहीं है कि आप इस पूरे प्रकरण में एनडीए की सरकार को के माइक में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, मैं उसे ठीक करवा रही हूँ और मुझे लगता है कि वो जब ठीक हो जाएगा तो वो अपने आपके सवालों का जवाब जरूर देंगे। जितेंद्र जी, आप भी ये मानते हैं कि कांग्रेस कहीं भी नहीं है? देखिए, वहां पर कांग्रेस, सीपीएम और भारतीय जनता पार्टी तीनों लोग एक साथ ही हैं और चुनाव के समय ये बाहर से दिखावा करते हैं, चुनाव के समय आपस में तिवारी जी, एक सेकंड, नहीं, मुझे ना बहुत बड़ा शॉक लगा। फिर से बोलिए, आपने क्या कहा? मैं ये कह रहा हूँ कि चुनाव के समय हमारा ये अनुभव रहा है। नहीं, उससे पहले कौन कौन पार्टियां साथ में हैं? कांग्रेस, सीपीएम और बीजेपी, ये तीनों पार्टियां एक साथ मिलकर ही हमारा मुकाबला करने का प्रयास करती हैं। तिवारी जी, ऐसी बात कहिए ना जिस पर यकीन हो पाए। आप कह रहे हैं कांग्रेस बीजेपी साथ हो गई हैं। आपको फील्ड की खबर रखती हैं और बंगाल में भी जो जमीनी हकीकत है इसकी खबर आपके पास होगी। और चुनाव के समय जो कांग्रेस के जहां प्रत्याशी होते हैं उनका वोट ट्रांसफर कहाँ होता है? सुप्रिया, आपने सुना जितेंद्र तिवारी ने अभी क्या कहा? आप तीनों एक हैं, आप टीएमसी और लेफ्ट की पार्टियां, आप तीनों एक हैं वर्सेस दीदी है। देखिए, दिक्कत ही ये है कि पूरा नैरेटिव जो है वो हम कहाँ हैं और वो कहाँ है उसी पर है। कोई शिक्षा की बात दीदी नहीं करेंगी, स्वास्थ्य की बात नहीं करेंगी, नौकरी की बात नहीं करेंगी, वही काम भाजपा भी करेगी। जो मुद्दे हैं उसकी बात नहीं होगी। और राजीव रंजन जी, आप सीबीआई ईडी के बड़े मुस्तैदी बने हैं। यहाँ पर सीबीआई ईडी का कन्विक्शन रेट लेस देन 1% है। साक्ष्य नहीं जुटा पाए थे जिन लोगों का आप नाम ले रहे थे, जिनके खिलाफ सबूत मिले थे। अंततोगत्वा सीबीआई ईडी साक्ष्य नहीं जुटा पाती है। 1% से लेस कन्विक्शन रेट है। और जो हो रहा है ईव ऑफ इलेक्शन पर, मैंने तो 50 एग्जाम्पल दे दिए। अगर आपको लगता है वो लोकतांत्रिक है तो अच्छी बात है। खैर, बंगाल में मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अगर दीदी ने पुरजोर काम किया होता तो वो उसकी डंके की चोट पर चुनाव लड़ती। अगर मोदी जी ने पुरजोर काम किया होता तो वो उस पर चुनाव लड़ते। वो जाकर दीदी की जो योजनाएं थी उसी को दोबारा योजना अनाउंस कर रहे हैं, जो 2011 में उन्होंने मेट्रो अनाउंस करी थी। दीदी जो है वो उन्हें कौन परेशान कर रहा है उसकी बात कर रही है। अरे भैया, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिलाएं, इनकी बातें क्यों नहीं हो रही है बंगाल के चुनाव में? ऐसा क्यों है? क्योंकि दोनों तरफों के बारे में मैं यही तो कह रही हूँ, आपने बहुत शानदार, आपने इन लोगों की दुखती रग पकड़ ली। सुप्रिया जी, आपने इनकी दुखती रग पकड़ ली।
तो आप लोग यहाँ हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठे हैं? आप जाइए ना बंगाल, जा क्यों नहीं रहे हैं? आपको लग रहा है ना रूबिका जी, आप दिल्ली के स्टूडियो से निकलिएगा तो आपको भी पता लगेगा हम हाथ में मुझे नहीं पता आपको। 2 दिन पहले आई हूँ मैं वहां से, बंगाल से। उससे पहले 2 और दौरे कर चुकी हूँ। अच्छी बात है, मैं भी 2 दिन पहले आई हूँ, मैं भी 3 बार जा चुकी हूँ। तो कितनी रैलियां की आपने? के नेतृत्व में जबरदस्त लड़ाई लड़ने हम लोग जा रहे हैं। अच्छा, तो आपने कितनी रैलियां की? कितने लोगों से मिली आप? भी देखिएगा अभी ब्लॉक लेवल पर, जिला लेवल पर कितने लोगों से मिली आप? मैं 2 समिट्स में गई, बिल्कुल मिली। हम संगठन का ही कार्यक्रम करने वहां गए थे, हम ब्लॉक लेवल, हम ग्राम पंचायत लेवल पर लोगों से मिल रहे हैं। आपको शायद नहीं पता होगा दिल्ली के स्टूडियो में। मुझे नहीं पता था, तो राहुल गांधी भी मिल रहे होंगे, मुझे नहीं पता है, आप बता दीजिए। हो सकता है नहीं, राहुल गांधी जाएंगे, राहुल गांधी का जब वक्त आएगा तो वो बिल्कुल जाएंगे। अरे भाई, कब आएगा कब आएगा वक्त बताइए? अभी चुनाव के ऐलान होने वाले हैं, कब आएगा? चुनाव अनाउंस होने दीजिए, आएगा। जब रैली शुरू होंगी, जब मीटिंग शुरू होगी वो जाएंगे। अभी तो किसानों के मुद्दे पर मोदी सरकार चेरी पहुंच गए, तमिलनाडु पहुंच गए, केरल में, वायनाड में ट्रैक्टर चला दिया, बंगाल में खेती वाला हल भी चला देना। कौन सी खेती? मैं कह रही हूँ आपकी राजनीतिक खेती का ही हल चला दें। किसानों की रैली में भाग लिया। जितेंद्र तिवारी जी, प्रियंका जी की मैं सवाल पूछ रही थी, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, चांदपुर, मथुरा, आपको पता नहीं है वो किसानों की रैली कर रही है, किसानों को संबोधित कर रही है? पता नहीं है या पता करना नहीं चाह रही है? नहीं, मुझे सब पता है, मुझे सब पता है। मैं तो बंगाल के बारे में जानना चाह रही हूँ और बंगाल के बारे में आप मुझे बताना नहीं चाह रही है, और इसीलिए मैं बार बार घूम के उस बात पर आई हूँ। हम टॉपिक, अच्छा टॉपिक क्या है? किसान के टॉपिक पर भी सुप्रिया आप अक्सर मेरे डिबेट शो में आती है। किसान पर जब बात होगी, किसान पर करेंगे। मैं कह रही हूँ बंगाल की बात है, बंगाल में आप लोगों के लीडर्स कहाँ हैं? आप मुझे बता नहीं रहे हैं। जितेंद्र जी, ये कट मनी जो है, कहीं आपका मामला तो कट नहीं कर देगी? देखिए, मैं देख रहा हूं कि पूरी भारतीय जनता पार्टी पर ही बंगाली विरोधी सवार है, और ये उसका ही परिणाम है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि यहाँ तो घर किराए पर लेने में भी कट देना पड़ता है। चुनाव के समय तो मैं देख रहा हूँ बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का अभाव है। पूरे भारतवर्ष से करीब 5000 भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ घर किराए पर लेकर बंगाल में डटे हुए हैं। ये अलग बात है, उसके बाद भी उनको परिणाम सिफर आने वाला है, लेकिन वो तो डटे हुए हैं। यहाँ से गलत रिपोर्टिंग होती है। और जहाँ तक प्रवासी बंगालियों के बारे में उन्होंने कहा, बंगाल के लोगों से शायद उन्हें मिलने का मौका नहीं मिला। शर्मा जी, कितना टैक्स दिया? बंगाल के लोगों से बात करेंगे तब उन्हें पता चले। रूबिका जी, जब कट मनी की आप चर्चा कर रही हैं तो एक बात मुझे ध्यान आ रही है, जो लगभग 1-1.5 साल पहले ममता बनर्जी जी ने खुद घोषणा की कि जो हमारे पार्टी के लोगों ने जो कट मनी लिया है वो कट मनी को वापस करना होगा। ये बात किसने बोली है? ये ममता बनर्जी जी ने बोली है, और इस पर बहुत चर्चा हुई थी, तमाम टीवी चैनलों पे भी चर्चा हुई। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कट मनी की बात तो इनकी लीडर स्वीकार कर चुकी है, तो फिर इस समय बैठ के उनके जितेंद्र तिवारी जी किस बात का डिफेंस कर रहे हैं? आप क्या कहते हैं? अब सुनिए, अब मैं दूसरी बात पे आता हूं। पहले सवाल का जवाब। हमारा समाज क्या करप्शन किया है? क्या ममता बनर्जी की इतनी हिम्मत है कि वो ये कह पाती है कि हमारा पार्टी का कोई कार्यकर्ता कट मनी लेगा तो उसे वापस लेना पड़ेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी? आपको भी ऐसा कहना चाहिए, तभी तो शुद्ध वातावरण बना पाएंगे। एक मिनट, मैं बता रहा हूं। नहीं सुनिए, तो फिर आपकी ममता बनर्जी जी ने बयान क्यों दिया? ये कट मनी की वापसी की बात क्यों की उन्होंने? मैं तो मानता हूं, यदि उन्होंने नहीं, और बकायदा एक वीडियो भी रिलीज हुआ इसका, इसकी वीडियो भी रिलीज हुई है वहां पर। अब रूबिका जी, मुझे आप बोलने दीजिए। शर्मा जी, आप सुन लीजिए, तिवारी जी ये कह रहे हैं कि वो कट मनी लेने की बात कबूल कर रही है, उनमें इतना मादा है कि अगर मेरे कार्यकर्ता कट मनी लेते हैं तो उनके खिलाफ मैं कार्रवाई करूंगी। वो खुले मन से कह तो देती हैं। नहीं, तो मैं ये कह रहा हूं कि यदि वो कट मनी पर कार्रवाई करना है, एक कार्रवाई वो बता दें जिस पर कार्रवाई किया हो। तो 1.5 साल हो गए लोग हैं जो जेल के अंदर, केवल कहने से क्या? इसलिए क्योंकि एक मिनट जितेंद्र जी, मुझे बात तो पूरी करने दीजिए। रूबिका जी, बात पूरी करने दीजिए, फिर जवाब बात तो पूरी करने दीजिए। जी साहब, मैं ये कह रहा हूं कि उस समय क्योंकि चुनाव था और जनता में भयंकर असंतोष था, और इसीलिए हम 18 सीट जीते वहां पर।
उसी दौरान की बात है। हम ये कह रहे हैं कि यदि उन्होंने किया तो 1 साल में बताएं कि इनका किस किस नेता से उन्होंने कट मनी को वापस करवाया और किस किस नेता से कट मनी के लिए उनको सजा दिया, ये मुझे बताएं। आप सबसे पहले तो अपने भतीजे अभिषेक के ऊपर कार्रवाई करें जो इतने बड़े सिंडिकेट के अंदर है। देखिए आप हल्की बातें ना करें, लेकिन ये इस कार्रवाई को नहीं करेंगे ना, ये केवल कहेंगे वहां तो आप शमशान घाट में भी जाएंगे तो भी आपको कटनी देना होगा। ये हालत बना दिया उन्होंने सिंडिकेट ने वहां पे। आप मकान नहीं बना सकते, आप रेत बालू नहीं ले सकते। ये मैं हल्की बातें हो रही है, जो इम्फान वाला जो तूफान आया उसमें जो कटमनी हुआ, आप जो है कोर्ट तक गए, सुप्रीम कोर्ट तक, लेकिन वो जांच नहीं रुकी। ममता बनर्जी का हल्की बातें नहीं हो रही है जनाब, ये हल्की बातें नहीं है, ये आपकी पोल खुल रही है, ये आपकी पोल खुल रही है, इसलिए आप परेशान हो रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ, आपने आप जो है भ्रष्टाचार के मामले को, सुप्रिया, मुझे ये बताइए, ये कटमनी को लेकर, ये भाईपो टैक्स को लेकर कांग्रेस का क्या विचार है? जितेंद्र तिवारी जो आरोप लगा रहे हैं, ये हल्की बातें हैं? मुझे ऐसा लगता है कि जो भी दिक्कतें हैं इस सरकार में उसका बिल्कुल जांच होनी चाहिए, लेकिन अंडरलाइनिंग फैक्ट है निष्पक्ष जांच। सरकारों में इस समय निष्पक्ष जांच नहीं कराती है मोदी सरकार। आप उनके साथ हैं तो अच्छी बात है, उनके खिलाफ है तो सारी एजेंसी तुल जाएंगी। अभी यहां पर एक बड़ी हास्यास्पद बात कही गई थी कि वेस्ट बंगाल में एनसीबी नहीं है क्या, तो भैया मुंबई में एनसीबी नहीं थी क्या जो यहां से भेज दिए थे? काहे गुप्तेश्वर पांडे दौड़े दौड़े आ गए थे बिहार से? महाराष्ट्र में पुलिस नहीं थी क्या? तो कड़वा कड़वा थूक और मीठा मीठा गप नहीं चलेगा। हमारी तरह है तो सही है, दूसरे की तरह है तो गलत है, ये सब नहीं होगा। कट मनी की चाहे बात हो, चाहे वहां पे विकास की बात ना हो, चाहे वो नौकरियों की बात ना हो, गुप्तेश्वर पांडे पहुंचे थे बिहार से, जरा उनसे बात कर लें। मैं फिर से पूछूंगी, राजीव गोस्वामी जो है उन्होंने तो कैलाश विजयवर्गीय पर आरोप लगाया, करिए उनके खिलाफ ना कार्रवाई। कब गए हैं महाराज, ये बताएं, भेजिए यहाँ से पुलिस। सुनिए, आपने देश के संघीय ढांचे को महाराष्ट्र के पूरे प्रकरण में चुनौती दी। क्या बात कर रहे हैं आप? बिहार पुलिस ने जिस तरह से संयत व्यवहार किया, आपने पूरी तरह से अपने औपनिवेशिक चरित्र का परिचय वहां दिया है। और जो जिस तरह से आपने बिहार पुलिस के अधिकारियों को नजरबंद किया, उनको अपमानित किया, उन्हें उनके अनुसंधान के कार्य में बाधा पहुंचाई, और उसको लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट का नजरिया है वो भी साफ है कि बिहार पुलिस के अधिकारियों का वहां जाना कहीं से भी गलत नहीं था। उनके बारे में आप क्या कहिएगा? अरे थोड़ी तो शर्म करिए राजीव रंजन जी। गुप्तेश्वर पांडे जिस तरह से और जिस अभद्रता से जाके पॉलिटिक्स डीजीपी रहते हुए क्या बातें आप करते हैं? आपके साथ महिला होने का ज्यादा लाभ नहीं लीजिए और सर्व शर्मिंदा हो जाए, ये कांग्रेस का इतिहास यही है। कांग्रेस का इतिहास यही है, सर्व शर्मिंदा होता रहे आपके यहाँ। आप क्यों इस तरह की बात करती हैं? मैं बहुत शालीनता के साथ आपसे बात कर रहा हूँ। आप लगातार तल्ख टिप्पणियां करती हैं, आप अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करती हैं। नहीं, गलत बात है, आप अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करती हैं। आपने क्यों कहा शर्मानी चाहिए? क्यों शर्मानी चाहिए? मैंने ऐसा कौन सा संवैधानिक कार्य करने की हिमायत की है जिसके लिए मुझे शर्माना चाहिए? जो बिहार पुलिस के अधिकारियों ने महाराष्ट्र में जाकर के काम किया, अगर वो असंवैधानिक होता तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस पिक्चर पास करती। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार की सिफारिश को सही ठहराया। आप किस तरह की बात करती हैं? आप हर बार जिस तरह की तल्ख टिप्पणियां करती हैं, देखिए आपकी सरकार का जो अतीत है, आपकी पार्टी का जो इतिहास है, लगातार न्यायपालिका के पर कतरने, आप लोकशाही की आवाज को दबाने का काम आपने किया, देश में आपातकाल थोपा। आप किस तरह की बात करती हैं? आपको अपने संस्थाओं को कैसी बातें आप करते हैं? आप देखिए देखिए सुप्रिया जी, आपके पास कोई तथ्य नहीं, मेरी एक सलाह है, मेरी सलाह है, ठीक से बात करिए, बिल्कुल नहीं, सलामत दीजिए। मेरी सलाह है आपको, तो आप किस तरह से मुझे शर्म की नसीहत आप क्यों मुझे दे रही हैं?
मुझे शर्म की लगातार एक बात को मत बोलिए, ये अच्छा नहीं लगता है सुप्रिया जी। मैं तो नसीहत उन लोगों को दे रही हूँ नहीं, उस तरह की बात नहीं कीजिए। कहते हैं कि मैं स्टूडेंट लाइफ से नहीं नहीं नहीं, ये जेंडर बायस वगैरह हम लोगों पर नहीं चलेगा। स्टूडेंट्स को कहते हैं जेंडर बायस का आरोप मेरे ऊपर आप कोई प्रीजुडिसेस हम लोग लेकर के काम नहीं करते। आपने कैसे किसान आंदोलन का ये मंच नहीं कैसे हुई बोलने की आज किसान आंदोलन की बात नहीं, या तो आप माफी मांगिए मुझसे। आपने अधिकारों को लेकर कहा, सीबीआई की प्रासंगिकता को लेकर के कहा, इन्फोर्समेंट एजेंसीज के उपयोग दुरुपयोग पर आपने चर्चा की, संघीय ढांचे पर मैंने आपको समझाया। मैंने आपको कहा कि अगर बिहार सबसे पहले गुप्तेश्वर पांडे महाराष्ट्र नहीं गए थे, आप कैसे डेयर करती हैं? आप कैसे डेयर करती हैं? आप कैसे डेयर करके मुझे शर्मिंदा करें? आप मुझे मैं क्यों माफी मांगूंगा? आपने शर्म आने का, आपने शर्म की बात क्यों की? आपने शर्म की बात क्यों की? क्यों मुझे शर्म आनी चाहिए? कैसे शर्मानी चाहिए मुझे आप बताइए। बिल्कुल आपको शर्मानी चाहिए। क्यों शर्मानी चाहिए आप बता दीजिए। अगर आप सार्वजनिक जीवन में आपको नहीं आनी चाहिए मुझसे। आप लगातार लोगों को अपमानित करती हैं। टीवी बहस में आप लोगों के साथ संयमित व्यवहार करना सीखिए। आपस में एक बार इस बात को समझाइए। मैं बताती हूँ सुप्रिया, राजीव रंजन जी, अगर आपकी पार्टी का एक सेकंड आप मेरी बात सुन लीजिए। सुप्रिया जी लिसन टू मी, राजीव जी प्लीज, सुप्रिया जी, राजीव जी, सुप्रिया जी, नो राजीव रंजन नहीं, मैं पर्सनली आपको बता रही हूँ, he is always very शालीन, ये सच्ची बात है। और आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैं यहाँ पर हूँ ना, मैं थर्ड एम्पायर हूँ। सुप्रिया श्रीनेत, नहीं मैं बताती हूँ क्या हुआ। सुप्रिया श्रीनेत सुनिए, मैं बता रही हूँ आपको। आपको लगता है एक महिला होने के नाते अगर इन्होंने कुछ ऐसा कहा होता तो मैं आपका साथ नहीं देती? ईमानदारी से मैं आपका साथ देती, ईमानदारी से देती। सुप्रिया श्रीनेत, मैं खुद एक महिला हूँ और मैं आपका सम्मान करती हूँ। यू हैव बीन सीनियर नॉट इन दिस इंडस्ट्री। सुप्रिया श्रीनेत, मैं पर्सनली सुनिए, मैं बताती हूँ आपको हुआ क्या है। दुख है कि आपने करेक्ट नहीं ना, मैं बताती हूँ आपको हुआ क्या है। आपने जब कहा शर्म करो तो उन्होंने कहा कि शर्म किस बात की करूं भाई, आप महिला हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं पर उसका फायदा मत उठाइए, ये उन्होंने कहा है। सुप्रिया श्रीनेत, ये उन्होंने कहा है। आप उसे गलत ले जा रही है डायरेक्शन। बात होती है कहने की? I will never, you know it, आपने मुझे देखा है। महिलाओं के प्रति अगर किसी तरह की कोई अभद्रता होगी, मैं किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करूंगी। पर यहाँ वो नहीं था सुप्रिया श्रीनेत, यहाँ वो नहीं था। राजीव रंजन जी 10 सेकेंड। You let me down. No, never. ऐसा कभी नहीं हो सकता है सुप्रिया श्रीनेत। लेकिन शुरुआत में जितेंद्र तिवारी वो शुरू करते हैं कि महिलाओं के साथ यहाँ पर माँ बेटियों पर आरोप लग रहा है। घूम फिर कर ये बड़ा कोइंसिडेंस है कि आकर खत्म हो जाता उस पर। नहीं सुप्रिया श्रीनेत, राजीव रंजन देखिए, सबसे पहले मेरा जो अनुभव है, I told you what happened. राजीव रंजन 10 सेकंड। लगातार मैं नियमित रूप से राष्ट्रीय चैनलों पर लगातार 10-12 वर्षों से तो जरूर अपनी बात रखता हूं और खुद मुझे इस पर फक्र है कि महिलाओं के सम्मान के लिए मुझे कोई आडंबर की जरूरत नहीं है। मैं जेंडर इक्वलिटी का पक्षधर हूं। वो कह रही हूं, इस बात का दुख है कि आपने उसे कहा कि महिला होने का नाजायज फायदा मत उठाइए। आप समझ रहे राजीव रंजन जी, इस बात से उन्हें आपत्ति है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।